हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सब? तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देख ली होगी, जहां हमने क्या पढ़ा था, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। साथ के साथ हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ी थी। तो रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ एंड एरिया पे। तो ये सब बातें हमने कल पिछली वीडियो में हमने देख ली थी। आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या पढ़ना है हमको? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन कैसे होंगे? कंबाइन होंगे, मतलब ठीक है, ये बात समझाई। तो अब एक बात बताइए, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे अब दिवाली आ रही है, तो दिवाली पे जब आप वो लड़ियां लेके आते हो ना, रंग बिरंगी, जो छोटी छोटी आती है, वो इतनी इतनी। तो अब एक बात बताइए, वो उनका जो कनेक्शन होता है वो कैसा होता है? वो सीरीज में होते हैं या पैरेलल होते हैं? पैरेलल का मतलब है कि एक यहाँ है, दूसरा कहीं और है, तीसरा कहीं और है, या फिर एक सीरीज में होते हैं, एक लाइन में होते हैं। तो जहां तक मेरे को याद है वो कुछ ऐसे होती है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, फिर ये ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे। तो ये क्या है? सीरीज पैटर्न में होता है। तो ये बात आपको समझ आई। अब हम इन्हीं को ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या है? R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये R4 है। तो अब एक बात बताइए, देखिए मेरे पास कितने रेजिस्टेंस ले रखे हैं मैंने? 4 लिए हैं। अब ये जब ये सीरीज में है, तो हमें पहले पढ़ना कौन सा पड़ेगा? पहले हम पढ़ते हैं सीरीज। कौन सा कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे? सीरीज। तो अब एक बात बताता हूँ मैं आप सबको, देखिए इस सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आपको दो बातें हैं जो एकदम गांठ बांध लेनी है। क्या करना है? गांठ बांध लेनी, मतलब एकदम याद। इसके अंदर आई रहेगा सेम। आई क्या रहेगा? सेम। अगर इसके पास 5 एम्पियर आया है, तो इसके पास भी 5, इसके पास 5, इसके पास भी 5। तो मतलब इन सभी के अंदर आई क्या रहेगा? सेम। लेकिन डिफरेंस कौन लेके आएगा? डिफरेंस लाएगा वोल्टेज। वोल्टेज क्या करेगा? डिवाइड। स्पेलिंग देख लेना यार। ठीक है, अब डिवाइड कौन कर रहा है? वोल्टेज। तो जब वोल्टेज डिवाइड करेगा तो हमें किस पे डिपेंड रहना पड़ेगा? वोल्टेज पे। और वोल्टेज का फॉर्मूला आप सभी को याद है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो अब जैसे ये मेरे पास पूरा सर्किट है, तो देखिए एक बात बताइए मुझे। अब ये वी नेट है। अगर मेरे को वी नेट, मतलब नेट का मतलब है टोटल वोल्टेज निकालनी है, तो क्या होगा? इसका, 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 इन सभी को जोड़ने के बाद यहाँ आ जाएगा हमारे पास वी नेट। क्या ये बात आपको समझ आई? अब देखिए, मैं यहाँ लिखता हूँ वी नेट इज इक्वल टू V1। इसका जो वोल्टेज होगा वो क्या आएगा? V1 आएगा। इसका V2, इस पे V3, और इस पे V4। ये बात समझ आई? तो अब देखिए, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, ऐसे ऐसे करते 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 आगे जितना आप लगा सको वो। ठीक है, तो अब देखिए, तो V का फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? आई आर नेट। हमें नेट निकालना है, ये बात समझ आ गई? अब देखिए, V1 है तो यहाँ होगा I R1। अब प्लस V2 है तो I R2 प्लस I R3 प्लस I R4 एंड सो ऑन। अब आप लोगों के मन में एक सवाल उठना चाहिए कि मैं यहाँ तो R1 ले रहा हूँ, R2, R3, R4, लेकिन यहाँ मैंने I क्यों लिया? हर बार मैं आई लेके चल रहा हूँ। तो मैंने आपको एक बात पहले बताई थी कि आई हमेशा क्या रहेगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहता है। तो जब आई सेम है, तो क्या यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी हर जगह आई सेम नहीं होगा? अब जब हर जगह आई सेम है, तो क्या मैं आई को काट सकता हूँ? तो आई जब हर जगह सेम था, तो मेरे पास नेट फॉर्मूला क्या आएगा कि आर नेट बचा हमारे पास इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मेरे पास जो नेट फॉर्मूला आता है रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई है। अगर समझ आई है, नोट करना चाहते हो तो आप नोट कीजिए, मैं आपको टाइम देता हूँ थोड़ा सा।
तो आप सबने ये लिख लिया, ठीक है। अब बारी है हमारे दूसरे टाइप की, जिसमें क्या है, पैरेलल। पैरेलल का मतलब समझ आया है या नहीं आया, पहले वो बताइए आप लोग। देखिए, दूसरा केस क्या है, दूसरा है मेरे पास पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए इसमें है क्या, ठीक है, ये बात आपको समझ आई कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, इसके ऊपर यहां से एक रेजिस्टेंस निकलेगा, ठीक है, एक यहां से निकलेगा। अब ये पैरेलल का मतलब होता है कि आपस में ना मिलना। सीरीज का मतलब क्या होता है, सीरीज का मतलब है कि एक लाइन में चलना। पैरेलल का मतलब है एक ऊपर एक नीचे, फिर एक नीचे, फिर एक नीचे। तो ये बात आपको समझ आई। तो इसमें देखिए, जैसे पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, तो ये बात आपको समझ आई। तो देखिए इसको मैं लेता हूं, जैसे R1 लिया, इसको मैंने ले लिया R2, इसको ले लिया मैंने R3। ये बात समझ आ गई। ये है हमारा वोल्टेज V नेट, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखने लायक है, देखिए जब सीरीज में हमने पढ़ा था, सीरीज में क्या था, सीरीज के अंदर आपको जो बातें ध्यान रखनी थी वो रखनी थी कि आई क्या रहेगा, सेम, और वी करेगा डिवाइड। क्या होगा, आई सेम रहेगा, वी डिवाइड होगा, लेकिन पैरेलल में इसका उल्टा होता है। उल्टा कैसे होगा, जैसे इसमें सीरीज में क्या था, आई सेम था, तो यहाँ आई क्या होगा, यहाँ होगा आई डिवाइड, ठीक है। और यहाँ v डिवाइड हो रहा, तो यहाँ क्या होगा, v क्या रहेगा, सेम। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ भी सेम वोल्टेज, यहाँ भी सेम वोल्टेज, यहाँ भी सेम वोल्टेज, हाँ कि ना, लेकिन करंट, करंट का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ मान लो करंट आ रहा है आई नेट, क्या आया, आई नेट, लेकिन जब यहाँ करंट आएगा तो यहाँ आएगा I1, यहाँ जाएगा I2, और नीचे आएगा I3। तो ये जब आगे चल के यहाँ से और इधर जब ये यहाँ मिलेंगे तो यहाँ क्या आएगा, आई नेट आएगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ आई। अब जब हमें आई नेट लेना है तो V का हमारा क्या कोई काम रहेगा, नहीं रहेगा। तो अब हम लिखेंगे आई नेट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखिए I ये है, ठीक है। अब हमारा I का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है। लेकिन अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो वोल्टेज का मतलब क्या है, आई आर होता है, आई इंटू आर। तो देखिए अब जैसे आई नेट निकालना है तो आई नेट में क्या होगा, ये अपॉन में वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, हाँ या ना। हमें आई निकालना है तो आई क्या क्या होगा, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। तो आई नेट क्या आएगा, वी अपॉन आर नेट। ये बात समझ आई। देखिए आई का फॉर्मूला क्या है, वी अपॉन आर। ये देखिए आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो वी, क्यों हमने वी लिखा है, क्योंकि वी हमको क्या रखना है, सेम रखना है। अगर वी हमें सेम रखना है तो हर बार वी क्या रहेगा, सेम। तो आर क्या आएगा, I1 की वैल्यू क्या आएगी, वी अपॉन R1, प्लस I2 की वैल्यू वी अपॉन R2, प्लस वी अपॉन R3। अगर मैं इन सब को ऊपर की v को काट देता हूं तो मेरे पास अल्टीमेट जो वैल्यू आएगी वो आ रही है मेरे पास 1 अपॉन R नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। तो मेरा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला बन के आया वो क्या बना, 1 अपॉन R नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्या ये बात आपको समझ आ गई। अगर ये आपको समझ आया तो आप एक बार ये नोट कीजिए। फिर हम देखते हैं कि जब हमारे पास दो पैरेलल में दे रखे हों, जैसे दो हो, तो हमको क्या करना है। चलिए देखिए दोस्तों, मेरे पास क्या है, अभी दो रेजिस्टेंस है, ठीक है। जैसे ये हो गया हमारा R1, तो ये हो गया R2। अब एक बात बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि ये सीरीज में है या पैरेलल में, तो आपका आंसर होना चाहिए ये कैसे है,
ये है पैरेलल। कैसे हैं? पैरेलल। अब आप एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था कि हमें फॉर्मूला एक ही लगाना है, जो फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा, 1/r नेट इज इक्वल टू 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। हमें तीन तो दे ही नहीं देते, हमें कितने दे रखे हैं? दो ही दे रखे हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये जो तीसरे वाला है इसको एक बार हटा देते हैं। तो चलिए इसको हटा देते हैं। ये लीजिए, इसको हटा दिया। अब अगर किसी को थोड़ी बहुत मैथ याद है, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, हाँ साइंस है, थोड़ी बहुत तो मैथ पढ़नी पड़ेगी। देखो, तो देखो अगर किसी को ये याद है तो देखिए, जैसे मान लो मेरे पास 1/3 + 1/4 है, तो हम क्या करते थे? अगर किसी को याद है तो देखिए, 4 और 3 का मल्टीप्लाई होता है, 4 3 जा 12। तो हम नीचे क्या लेते थे कॉमन में? 12। अब 3 4 जा 3 को 4 बार मल्टीप्लाई किया तब ये आ रहा है, तो यहाँ लिखा मैंने 4 प्लस 4 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तब 12 आ रहा था, तो 4 + 3। तो मेरे पास क्या आया? 4 + 3 7/12। क्या ये बात आपको समझ आई या नहीं आई? अगर आपको ये बात समझ आई है तो ये बात हमें यहाँ करनी है। तो हमने क्या किया, इन दोनों का आपस में ऊपर मल्टीप्लाई तो किया था। देखिए ऊपर क्या किया, 4 + 3 7, और नीचे क्या किया, 4 × 3 12। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि R1 + R2 अपॉन R1 R2। क्या ये बात आपको समझ आई या नहीं आई? देखिए इसको मैं आपको एक क्वेश्चन से समझा देता हूं कि जैसे मेरे पास R1 ना दे के क्या दे रखा है, R1 R2 ना दे के दे रखा है। जैसे मेरे पास दे रखा है कि यहाँ दे रखा है 5 और यहाँ दे रखा है 7। ये बात समझ आई? तो अब देखिए मेरे को क्या करना है, R1 की जगह क्या लेना है, 5 लेना है, और R2 की जगह मैंने क्या लिया, 7। तो मैं यहाँ सोल्व करना चाहूंगा, तो देखिए क्या करूंगा, R1 की जगह 5 प्लस R2 की जगह 7 अपॉन 7 × 5। देखिए R1 R2 मल्टीप्लाई में 7 × 5 35। तो क्या आंसर आया, 12/35। ये तो आया हमारा इस ट्रिक की वजह से। लेकिन अगर हम उस सिस्टम से चल के आए तो कैसे आएगा? देखिए आना तो वही आखिरकार। क्यों? क्योंकि देखिए 1/R1 आया हमारे पास, यहाँ लिख लेते हैं जैसे 1/R1 क्या आया, 5। 1/5 + 1/7। ये बात समझ आई? तो अब देखिए जैसे मैंने वहां बताया था, इन दोनों का कॉमन क्या है, 5 7 जा 35। 5 7 जा 35। अब 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि 35 आएगा? 7। ये मैंने लिखा 7 प्लस 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 5 आएगा, 35 आएगा। तो ये आया 5। 7 और 5 होते हैं हमारे 12/35। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ आ गई हैं। तो समझ आई है तो आप एक बार ये नोट कर लीजिए। आपको फिर बस ये इतना ध्यान रखना है कि अगर दो रेजिस्टेंस के बारे में पूछा जाए पैरेलल में, तो आपको हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना है। आर नेट क्या आएगा, आर नेट इज इक्वल टू R1 + R2 अपॉन R1 R2। ठीक है, तो आप नोट कीजिए। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, और अब हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो चुका है। आज कुछ बेसिक सी बातें और बचती है, उसके बाद ये चैप्टर आज है ना खत्म करेंगे। तो देखिए, मैं अगर आपसे पूछूं कि हीट क्या होती है, हीट क्या होगी? हीट पता है, गर्माहट। ठीक है, तो देखिए जैसे बल्ब जलते हैं, तो आपने वो देखा होगा एक 100 वाट का बल्ब आता था, आता है, सॉरी अभी भी आता है, हालांकि अब तो ये एलईडी बल्ब वगैरह आ गए। पहले एक 100 वाट का बल्ब आता था, तो वो उसको अगर जला के आप थोड़ी देर भी छोड़ते तो वो गर्म हो जाता। अगर वो नहीं देखा है तो आपने कहीं ब्याह मतलब शादियों में गए होंगे, तो शादियों में देखा होगा वो एक फिलामेंट सा होता था बड़ा सा, तो उसको देखा हो कितना गर्म होता है। तो किसके कारण गर्म होता है, क्यों गर्म होता है, तो वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, अब हमारा जो सेकंड लास्ट, ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट, ठीक है, टॉपिक क्या है, हीट जनरेटेड। जो भी आप
एलिमेंट या जो भी आप क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, जो हम लाइट में लगाते हैं, वो क्या होता है, गर्म होता है। अब वो गर्म होने के रीजन क्या क्या है वो देखते हैं। देखिए, अब एच, हमारे पास जो हीट जनरेट होती है वो क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो हीट जनरेट होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखिए इसमें क्या है, हीट जनरेटेड इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो जो हीट कंडक्टर में जनरेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किन किन चीजों के, नंबर फर्स्ट, स्क्वायर ऑफ करंट। देखिए H इज इक्वल टू आई स्क्वायर। नंबर दो पे है रेजिस्टेंस R। और नंबर तीन, टाइम फॉर विच द करंट इज पास्ड। एक बात बताइए, जैसे कि जो हीट होती है उसका हमें फॉर्मूला तो कुछ याद रखना ही नहीं, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन उसका जो क्या कहते हैं सिंबल, हीट जनरेट होती है उसका सिंबल क्या रहेगा, H, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको कहा कि ये जो हीट जनरेटेड इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस किस के, कौन से फैक्टर के हैं, पहला है स्क्वायर ऑफ करंट, तो करंट का क्या हो गया, स्क्वायर। सेकंड बात रेजिस्टेंस पे, तो ये रेजिस्टेंस आ गया। और टाइम फॉर विच द करंट इज पास्ड, मान लीजिए किसी कंडक्टर में से 10 मिनट के लिए करंट पास करवाया गया, तो वो उसका टाइम पीरियड है कि उसके अंदर से कितना करंट पास करवाया गया, ठीक है। तो जितनी देर उसमें से करंट पास करेंगे उतनी देर उसके अंदर क्या होगी, हीट जनरेट होगी। तो क्या आ जाएगा एक टी। तो अब एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो हीट है वो डिपेंड किस पे करेगी, आई पे, आर पे या टी पे। तो इसमें आपका आंसर होना चाहिए हीट डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस। एक बात बताइए, मान लीजिए करंट है, करंट तो बंद भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन टाइम है तो टाइम तो बढ़ा भी सकते हो आप, कम भी कर सकते हो। क्या कभी रेजिस्टेंस, जो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, क्या उसे ऊपर नीचे कर सकते हो। मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, इसमें से मेरे को 50 ओम का रेजिस्टेंस मिलता है, तो क्या मैं इसमें से कम ज्यादा कर सकता हूँ, कम ज्यादा कभी नहीं हो सकता। जो इसका रेजिस्टेंस है वो उसका रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा। क्या आपको ये बातें समझ आ गई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब बारी है हमारे फॉर्मूलों की। तो फॉर्मूलों में हमें क्या ध्यान रखना है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये एक फॉर्मूला फिक्स है। क्यों फिक्स है, क्योंकि ये हमें क्या पता लगा कि ये जो करंट है वो कंडक्टर के इन तीन चीजों पे क्या करता है, डिपेंडेंट रहता है। ये इसके क्या है, पोस्टुलेट है। तो अब देखिए H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये फिक्स है। अब H इज इक्वल टू वी आई टी, अब इसमें से जब डेराइव करोगे तो ये फॉर्मूला लिख लेगा, और इसमें से अगर v की जगह वैल्यू दूसरी रखोगे तो ये फॉर्मूला लिख लेगा। देखिए H इज इक्वल टू वी आई टी, अगर मैं I की जगह, अगर मैं H इज इक्वल टू वी आई टी है, तो I की जगह अगर v, I की जगह v अपॉन r लिखता हूं तो क्या बनेगा, H इज इक्वल टू v इंटू वी अपॉन आर इंटू टी। तो ये देखिए वी स्क्र अपॉन आर, तो ये देखिए वी स्क्र टी अपॉन आर। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ये जो हमारे फॉर्मूले हैं वो कैसे बने। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप एक बार प्लीज मुझे कमेंट में बताना। मेरे हिसाब से ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबने ये भी लिख लिया है। अगर नहीं लिखा है तो आप प्लीज वीडियो पॉज करके फिर लिख लेना। तो अब भी हम आगे चलते हैं क्योंकि टाइम होने वाला है और चैप्टर कंप्लीट करना है। अब हमारा जो आखिरी टॉपिक है उसका नाम है पावर। क्या है, पावर। और पावर को अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने पिछली कौन सी क्लास में पढ़ा था, याद कीजिए, याद कीजिए, आप भी याद कीजिए मेरे साथ। मेरे को याद आ रहा है, आपको याद आ रहा है। मेरे को याद आ रहा है कि हमने ये पढ़ा था क्लास नाइन्थ में। नाइन्थ का एक चैप्टर था जिसका नाम था वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो वहां हमने पावर पढ़ा था।
पावर का मतलब क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, कि कितने टाइम में कितना वर्क कंप्लीट हुआ। क्या आपको याद आ रहा है? मुझे तो याद आ रहा है। तो वर्क पावर में क्या लिखोगे, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो P इज इक्वल टू W अपॉन T। क्या आपको ये फॉर्मूला याद आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो आप लोगों की गलती है दोस्तों, आपके जो पुराने टीचर्स ने पढ़ाया होगा उनकी गलती है। मुझे ये पक्का याद है कि पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, अब मेरे पास वर्क का फॉर्मूला, वर्क आपको अगर याद है तो मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, कि कितने चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने वाले काम को क्या कहते हैं, वोल्टेज। याद होना चाहिए ये बात आपको। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ वर्क को कॉमन लूं तो क्या निकला, W अपॉन क्यू। क्या ये बात समझ आई? अगर मैं इस W की जगह ये वाला V अपॉन क्यू लेता हूं तो P इक्वल टू वी क्यू, ये आया वी क्यू अपॉन ये वाला टाइम। अब आपको याद होना चाहिए कि जब मैंने स्टार्टिंग की क्लास ली थी उसके अंदर बताया था कि I इज इक्वल टू करंट का मतलब क्या होता है, करंट का फॉर्मूला कि कितने चार्ज कितने टाइम में यहां से वहां आगे ट्रांसफर हुए तो उसे क्या कहते हैं, करंट। तो Q अपॉन टी, तो ये जो Q अपॉन टी है ये क्या बना मेरा, I। तो P इज इक्वल टू वी आई। क्या ये बात समझ आ गई? अब देखिए P इज इक्वल टू वी आई है तो V की जगह मैं क्या ले रहा हूं, V की जगह अगर मैं आई आर लेता हूं तो I इंटू आई, आई स्क्वायर, ये आया आपका R। तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R। ठीक है, अब आई स्क्वायर की जगह अगर मैं V लेता हूं, आई स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहां देखिए P इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर। इस आर से ये आर कट गया तो P इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, वी स्क्वायर अपॉन आर। ये बात भी आपको समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, अब ये कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कौन से याद रखने हैं। ये ये और ये चार फॉर्मूले हैं पावर से रिलेटेड, तो आपको ये चीजें भी ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए पावर की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, वाट। और एक हॉर्स पावर ये एक यूनिट है, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि 1 हॉर्स पावर में कितने होते हैं, 746 वाट। और 1 किलोवाट में कितने होते हैं, 1000 वाट। तो ये जो चैप्टर है ये मेरी तरफ से आज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब अगर कुछ छोटी बेसिक बात है जो आपको मैं बता देता हूँ साथ के साथ ही, तो देखिए, सॉरी सॉरी, अगर किसी को नोट करना है तो वैसे तो कर लेना। ठीक है, तो देखिए अब देखिए मेरे पास एक बल्ब है। ठीक है, ये मेरा बल्ब है। सॉरी सॉरी, थोड़ा डायग्राम अपना ऐसा ही है। ठीक है, और ये उसके ऊपर वाला। ठीक है, ये जो फिलामेंट है ये फिलामेंट में किसका होता है, टंगस्टन का। ये सबको पता है, ये मैं कहता हूँ बच्चे बच्चे को पता है कि ये जो हमारा फिलामेंट है ये टंगस्टन का है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो टंगस्टन आता है उसको ऐसे स्पाइरल क्यों किया जाता है, पहला क्वेश्चन। समझ आया? नंबर 1, इसको स्पाइरल क्यों किया जाता है, ये बात समझ आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन है कि ये स्पाइरल करने से होता क्या है। ठीक है, ध्यान से सुना मेरी बातों को, कि पहली बात तो ये कि इसको स्पाइरल करते क्यों है और करने से इसका फर्क क्या पड़ेगा। तो देखिए टंगस्टन का है ये तो सबको पता है, ये कोई वो बड़ी बात नहीं। टंगस्टन का होने के कारण इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, अब देखिए मैं आंसर बता रहा हूँ, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई। ठीक है, अब जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। ये बात समझ रहे हो? देखो जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो ये बल्ब कैसा जलेगा, ज्यादा जलेगा। ये बात समझ आ गई। अब देखिए बल्ब में ये छोटा होता है, फिर जो क्या कहते हैं हम वो नियोन ट्यूब देखते हैं उसके अंदर थोड़ा और बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब इसको ये जो फिलामेंट में किया जाता है, ये जैसे क्या कहते हैं स्पाइरल किया जाता है, इसका रीजन ये है ताकि लेंथ बड़ी हो। अगर किसी को याद है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब देखिए H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके,
आर के। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही ज्यादा हीट बढ़ेगी। ये बात समझ आई। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो आर है वो किस पे डिपेंडेंट है? आर डिपेंड है हमारे पे और एरिया पे। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके है? लेंथ के। तो जितनी ज्यादा लेंथ होगी, अब देखिए इन तीनों चीजों को, अगर जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा हीट बनेगी। तो तभी ये जो हमारे बल्ब होते हैं इनमें क्या है? लाइट ज्यादा जलती है। क्या ये बात आपको समझ आ गई? ठीक है। अब दूसरी बात और आखिरी बात, ठीक है, देखिए, जैसे ये कोई घर की लाइन है, ये कोई घर की लाइन है, एक ये लाइन है, ठीक है। यहां मैंने वो लगा रखा है, क्या कहते हैं, फ्यूज। फ्यूज वायर पता है सबको, जो हम घरों में लगाते हैं ना, फ्यूज। आपको फोटो दिखा दूंगा मैं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो आपको शायद यहाँ फोटो भी दिख जाएगी, मतलब मैं अभी जैसे बोल रहा हूँ ना तो यहाँ आपको एक फोटो भी दिखेगी, ठीक है। तो अब देखिए, ये फ्यूज वायर है और ये हमारे घर की सीधी लाइन। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये जो फ्यूज वायर ना होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, और फ्यूज वायर होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? तो एक बात बताइए, मान लीजिए यहाँ से कोई करंट आया, इसमें यहाँ से कोई करंट आया, तो देखिए जैसे अगर इसमें करंट वोल्टेज ज्यादा होगी, जैसे ही वोल्टेज ज्यादा होगी क्या होगी? वोल्टेज ज्यादा। जैसे ही वोल्टेज ज्यादा होगी हमारे घरों के जो क्या कहते हैं, अप्लायंसेज है, वो क्या हो जाएंगे? खराब। अगर किसी को पता हो या याद हो तो देखिए, जैसे घरों में पहले क्या होता था, लाइट डिम होती थी। तो जैसे लाइट डिम होती है, हमारे घर वाले क्या कहते थे, यार लाइट पंखे वगैरह एक बार बंद कर दो, क्योंकि अब लाइट तेज आएगी, और लाइट तेज आएगी तो हो सकता है पंखा, फ्रिज या कूलर वो खराब हो जाए। याद है आपको ये बातें? इसीलिए वो क्या कहते थे कि लाइट, वो पंखों को एक बार बंद करवाते थे। क्यों? क्योंकि वोल्टेज क्या हो जाता, हाई हो जाता। अब उसी केस में यहाँ पे है। अब देखिए, इसमें जो एक वायर लगाया जाता है, अगर किसी को पता हो, फ्यूज के अंदर, तो फ्यूज के अंदर जैसे वायर लगाएंगे तो वो क्या होगा? अब इस, ये जो फ्यूज है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है लो। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? लो। अब जैसे ही इसमें थोड़ी सी भी वोल्टेज ज्यादा होगी, वोल्टेज ज्यादा होते ही ये क्या करेगा? ये यहाँ से टूट जाएगा। अब जैसे ही यहाँ से टूटा तो क्या आगे करंट आ पाएगा? आगे करंट ही नहीं आ पाएगा। तो घरों में इसीलिए ये फ्यूज लगाए जाते हैं। आजकल वो नए दौर में आ गए, तो आजकल वो उनको क्या कह दिया? एमसीबी कह दिया। ठीक है, आजकल वो एमसीबी हो गई। पहले वो एक खटके से होते थे, उसको हाथों से क्यों करना पड़ता था, नीचे से करना पड़ता था। ठीक है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट है। आप लोग अपना ध्यान रखिए और प्लीज मेरे को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।